दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सबसे पहले बात संसद की उस डिबेट की करेंगे जिसे पूरा देश आज बेहद गौर से सुन रहा था। चुनाव सुधार पर लोकसभा में 2 दिन की डिबेट आज खत्म हो गई है। जाहिर है आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन जीता, किसका दम दिखा, कौन पड़ा भाषण में सबसे भारी। तो सबसे पहले आपको कुछ अंश सुनाएंगे जिन्हें देखकर सुनकर आप ही ये तय करेंगे। हाँ, पहली नजर में ये जरूर बता सकते हैं कि इसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह थे और दूसरी तरफ सिर्फ आह थी। अमित शाह ने पूरे 1 घंटे 31 मिनट ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हुए इस मैच की क्लोजिंग की है। लेकिन एसआईआर पर खुद चर्चा की मांग करने वाली कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उन्हें पूरा सुनने का धैर्य नहीं रख पाए और अमित शाह का भाषण पूरा होने से पहले ही क्रीज से उखड़ गए। शोर मचाकर विपक्षी दल वॉकआउट कर गए। अमित शाह आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए विशेष गेंद लेकर आए थे। उन्होंने कभी बाउंसर किए, कभी गुगली डाली। देखिए, लेकिन वोट चोरी ये शब्द महीनों से कांग्रेस की जुबान पर रहा। राहुल गांधी के दिए शब्द पर अमित शाह ने उन्हें ही आज जमकर लपेटा। शाह ने माना कि देश में 3 बार वोट चोरी हुई है, लेकिन जैसे ही इन तीनों चोरियों का जिक्र उन्होंने किया, सामने बैठी कांग्रेस इन्हें सुन नहीं पाई। मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। इससे पहले अमित शाह ने जब राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन को झूठ का पुलिंदा करार दिया तो राहुल गांधी उठकर खड़े हो गए। यहां अमित शाह और राहुल गांधी का सीधा आमना सामना हुआ है। देखिए, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। राहुल गांधी ने कल जो 3 सवाल उठाए थे अमित शाह ने उनका विस्तार से आज जवाब भी दिया। वो आगे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए गृह मंत्री के 5 बड़े हमले आज क्या रहे।
अमित शाह ने कहा कि एसआईआर का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए है। कांग्रेस वोट चोरी के नाम से देश को बदनाम कर रही है। ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष नाकारापन छिपा रहा है। विपक्ष बैलेट पेपर चाहता है ताकि फिर से बूथ लूटा जा सके। वोट चोरी मुद्दा नहीं, विपक्ष की कुंठा और बौखलाहट का प्रतीक है। ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार 2004 में हुआ, 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, मान्यवर मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर एक बाउंसर भी डाला। ये बताया कि 2014 से अब तक बीजेपी और एनडीए ने लोकसभा विधानसभा मिलाकर कुल 44 चुनाव जीते हैं, तो विपक्षी दलों ने भी 30 चुनाव जीते हैं। फिर ये सवाल पूछा कि अगर मतदाता सूची भ्रष्ट है तो विपक्ष ने सरकारें कैसे बना ली, उसके सांसदों विधायकों ने शपथ क्यों ली। और इसके बाद अमित शाह ने चुनाव सुधार को लेकर कांग्रेस की गंभीरता पर भी एक खुलासा किया, वो भी आप जरूर सुनिए। मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है। कल कांग्रेस ने एसआईआर को असंवैधानिक बताया था। अमित शाह ने इसे खारिज करते हुए राहुल गांधी को पूरी हिस्ट्री बताई कि कांग्रेस के दौर में कब कब एसआईआर हुआ। इसके बाद राहुल गांधी के 3 सवालों के जवाब भी दिए। सीईसी के चयन से सीजेआई क्यों हटाए गए, इस पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पीएम 55 साल अकेले सीईसी की नियुक्ति करते रहे, तब निष्पक्षता कहां थी। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट क्यों किए जाते हैं, यह सवाल राहुल ने पूछा था। इस पर अमित शाह ने कहा 45 दिन के बाद चुनाव को चुनौती देना संभव नहीं है, तो फिर फुटेज क्यों रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त को कानूनी इम्यूनिटी क्यों, इस पर अमित शाह का जवाब रहा कि आयोग के अफसरों पर मुकदमा नहीं चल सकता, यह पहले से ही बनाई गई व्यवस्था है। और ये सारे जवाब देते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी, उनके सलाहकारों और भाषण लिखने वालों को भी जबरदस्त घेरा। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर। अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते। कल देर रात को मान्यवर में मेरा भाषण तैयार कर लिया, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा, ये मुद्दा क्यों उठा रहे। और इसके बाद जैसे ही गृह मंत्री भाषण खत्म करने पर आए, जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखने के लिए है, तो शोर मचना शुरू हो गया। पूरा विपक्ष उसके बाद वॉकआउट कर गया। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया। ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। विपक्षी सांसद मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन अमित शाह विपक्ष के मैदान छोड़ने के बाद भी बोले। अगला हमला घुसपैठियों को लेकर किया। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए। श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए।
अमित शाह जब ये बोल रहे थे तब तक विपक्ष संसद परिसर में जा चुका था, यानी कि सदन के भीतर से बाहर निकल चुका था। पर अमित शाह ने एक चेतावनी दी, एक भविष्यवाणी से अपना भाषण उन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और अब वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? माननीय, और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। हालांकि गृह मंत्री के 1 घंटे 31 मिनट के जवाब के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें वॉकआउट के बाद कही हैं। वहीं अमित शाह के भाषण के साथ लोकसभा में डिबेट की हाई वोल्टेज एंडिंग हो गई। इसके पहले चुनाव सुधार पर आज पक्ष विपक्ष की महिला सांसदों में भी जोरदार टक्कर हुई। एनडीए की महिला सांसदों ने गांधी परिवार और घुसपैठियों को टारगेट किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग पर चुन चुनकर हमले किए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, अकाली दल की हरसिमरत कौर, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ और टीएमसी की शताब्दी रॉय ने चुनाव सुधार पर चर्चा में आज हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर नारी शक्ति की ये सियासी टक्कर वायरल है। जो है अंधा हो चुका है, लोकतंत्र का जो है वो चीरहरण हो रहा है, संविधान की हत्या दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव सुधार पर डिबेट अभी जारी रहेगी, सिर्फ लोकसभा में खत्म हुई है। कल से राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी। जनहित में आगे बढ़ते हुए, दिसंबर की शुरुआत से शुरू हुआ इंडिगो का संकट खत्म नहीं हो रहा। 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। आज भी 300 से ज्यादा कैंसिल हुई। देश की सबसे बड़ी घरेलू विमान कंपनी के इस क्राइसिस को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने बेसिक सवालों के साथ शुरुआत की। हाईकोर्ट ने पूछा, यह क्राइसिस कैसे बनी? यात्रियों को परेशानी और आर्थिक नुकसान क्यों हुआ? केंद्र सरकार ने जवाब दिया, पायलट की फ्लाइट ड्यूटी से जुड़े FDTL नियमों में देरी की वजह से इंडिगो क्राइसिस पैदा हुआ। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि 5000 रुपए का टिकट 35 से 40,000 रुपए कैसे जा पहुंचा? अन्य एयरलाइंस ने इस संकट का फायदा कैसे उठा लिया? केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया, किराए पर कैप लगा दिया गया है।
हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया, जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या कार्रवाई की? केंद्र की ओर से जवाब आया, इंडिगो को कारण बताओ नोटिस दिया गया, इंडिगो ने माफी भी मांगी है। केंद्र सरकार के इन जवाबों से शायद आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, हाईकोर्ट भी नहीं हुआ, इसीलिए सही से लिखित में जवाब देने के लिए अब 20 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए और गौर से इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स हाथ जोड़े हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू गुस्से में मुट्ठी भींचकर उन्हें देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार के गुस्से से भयभीत इंडिगो के सीईओ माफी की मुद्रा में हैं। इस तस्वीर को लेकर एक और थ्योरी चल रही है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का संसद में दिया गया वो भाषण सुनिए जिसमें उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वायदा किया था। Take very strict action not only for this situation, we will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very strict action so that we set an example in the industry. हम इंडिगो पर ऐसा सख्त एक्शन लेंगे जो नजीर बन जाएगा। यह ऐलान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने 8 दिसंबर को संसद में खड़े होकर किया था और अब सरकार ने इंडिगो के खिलाफ जो सबसे सख्त एक्शन लिया है वो है उसकी 10% उड़ानों में कटौती। एविएशन पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था डीजीसीए ने इतने बड़े क्राइसिस पर सख्त सजा के तौर पर इंडिगो को अपनी 10% उड़ानें घटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इंडिगो अब अपने करीब 2200 में से 220 उड़ान नहीं भर पाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री इसे सख्त सजा बता रहे हैं। कहा जा रहा है इससे इंडिगो को नुकसान होगा, लेकिन इंडिगो के लिए तो ये फायदे का सौदा हो गया। अब कैसे, वो भी समझिए। अब आज का ही उदाहरण ले लीजिए। आज इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गईं और सरकार ने सजा के तौर पर इंडिगो को 220 उड़ान कम टेक ऑफ करने के लिए कहा। यानी इंडिगो तो अपनी सारी फ्लाइटें पहले से ही नहीं उड़ा पा रहा और अब सरकार ने उसे सजा के तौर पर 220 कम उड़ान की ऑफिशियल परमिशन दे दी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यह सजा है या फिर सजा के नाम पर लीपापोती है। अब खबर यह भी है कि डीजीसीए ने तो सरकार को इंडिगो की सिर्फ 5% फ्लाइटें ही रद्द करने की सलाह दी थी। अब इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी थ्योरी लेकर सामने हैं। किसी का कहना है कि इंडिगो के सीईओ ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से हाथ जोड़कर गुहार लगाई थी कि 5% से काम नहीं चलेगा, हमें 10% उड़ान घटाने की सजा दे दी जाए। और इन तस्वीरों पर इसी तरह की टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर की जा रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिगो की 10% उड़ान रोकने का आइडिया डीजीसीए को आया कहां से? इसके पीछे भी जबरदस्त खेल है, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डीजीसीए ने खुद खुलासा किया है कि इंडिगो की क्षमता और उसके वास्तविक विमान इस्तेमाल में बड़ा अंतर है। आसान भाषा में कहें तो इंडिगो कंपनी जितने विमान उड़ाने की क्षमता कागज पर दिखा रही थी उतने विमान उड़ा नहीं पा रही है। इंडिगो ने विंटर शेड्यूल के लिए डीजीसीए से नवंबर महीने में 403 विमान उड़ाने की इजाजत मांगी थी, जो गर्मियों के शेड्यूल से 6% ज्यादा थे। लेकिन नवंबर में इंडिगो के 344 विमान ही ऑपरेशनल थे, यानी वो उड़ रहे थे। इसी तरह इंडिगो ने विंटर शेड्यूल के लिए डीजीसीए से हर महीने 64,346 उड़ान की इजाजत मांगी थी, लेकिन नवंबर में इंडिगो 59,438 उड़ान ही ऑपरेट कर पाई, यानी 9.66% कम। तो अब सीधी बात यह है कि इंडिगो ने जो क्लेम किया था उससे 10% कम उड़ान ही ऑपरेट कर पा रही थी। और अब तो सरकार ने सजा के तौर पर इंडिगो को अपनी इन 10% फ्लाइटों को ना उड़ाने की परमिशन दे दी है। बस यही पूरा माजरा है इंडिगो को मिली सख्त सजा का। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इंडिगो ने अगर गड़बड़ की है तो डीजीसीए ने क्या किया? आज हाईकोर्ट ने भी डीजीसीए की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। डीजीसीए से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब इंडिगो ने दावा किया था कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का पालन करने के लिए उसके पास पायलट पूरे हैं, तो डीजीसीए ने दावे को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? क्रॉस चेक न करने का नतीजा यह हुआ कि 1 नवंबर से नियम लागू होने पर पायलटों की कमी से इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने लगी। फिर सवाल यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो को छूट क्यों दे दी कि अभी पुराना नियम चला लो, पायलटों से ज्यादा देर प्लेन उड़वा लो। फिर डीजीसीए ने 6 दिसंबर को इंडिगो के सीईओ को
शो कॉज नोटिस दे दिया और जवाब देने के लिए 8 दिसंबर तक का वक्त क्यों दिया? इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से बाकी एयरलाइंस ने 3 दिसंबर से किराए बढ़ा दिए, लेकिन डीजीसीए ने 6 दिसंबर को किराए पर कैप क्यों लगाया? 3 दिन के बाद नींद क्यों टूटी? अब हाईकोर्ट भी यही पूछ रहा है कि डीजीसीए ने ऐसा क्यों किया? इंडिगो को इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया गया? लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस केस पर अपनी पूरी नजर रखेंगे। कोर्ट ने सबसे पहले तो संज्ञान लेते हुए ये कहा कि इस इशू को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे और एक कमेटी जो सरकार के द्वारा गठित की गई है डीजीसीए के द्वारा, जिसमें जो भी दुर्घटनाएं हुई या जो भी कमियां रही हैं उसके कारण से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के में पब्लिश की जाएंगी। उसके बाद कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी। इंडिगो क्राइसिस को लेकर डीजीसीए की भूमिका पर केंद्र सरकार को भी गहरा शक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी, लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने डीजीसीए को टाइट कर दिया है। अब सरकार के आदेश पर डीजीसीए इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन पर रियल टाइम कंट्रोल रखेगा। इसके लिए डीजीसीए की टीम रोजाना इंडिगो के गुरुग्राम में उसके कॉरपोरेट दफ्तर में बैठेगी। इस टीम को इंडिगो एयरलाइन की ओर से रोजाना फ्लाइट डेटा दिया जाएगा, जिसे डीजीसीए की टीम रियल टाइम वेरीफाई करेगी। डीजीसीए इंडिगो के ऑपरेशन की डेली रिपोर्ट हर रोज शाम को 6 बजे सरकार को भेजेगी। इसका मकसद ये जांच करना है कि इंडिगो का ये क्राइसिस वाकई में गलती से पैदा हुआ या जानबूझकर पैदा किया गया। इंडिगो से जुड़ी हुई जैसे और खबर सामने आएगी जनहित में आपको दिखाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप यूपी में एक्सप्रेसवे के सफर पे निकलते हैं तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे अब कार के अंदर घुसकर लोगों के निजी पलों में ताक झांक कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक वीडियो लीक हुआ है जिसने सनसनी मचा दी है। एक्सप्रेसवे के एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एक कार के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हाईवे पर सावधान। वो आपको हर पल देख रहा है, आपकी हर गतिविधि को कैद कर रहा है। 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो अवध और पूर्वांचल की लंबी दूरी को पाट देता है। चौड़ी चौड़ी लेन और निगरानी के लिए सीसीटीवी का ये जाल अब मुसाफिरों की निजता के लिए जंजाल साबित हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर मौजूद इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। बताया जा रहा है कि वायरल सीसीटीवी फुटेज में कार सवार महिला और पुरुष के निजी पल कैद हो गए। तीसरी निगाह, तीसरी आंख आपको देख रही है और ऐसा मामला लखनऊ से सुल्तानपुर रोड, बल्कि यूं कहें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सामने आया है। जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर एक कार रुकती है और उस कार में कपल मौजूद होते हैं और उनका वीडियो वायरल हो जाता है। और उस वीडियो को वायरल करने के लिए जो कैमरा प्रयोग में आता है आपको सामने ये वीडियो गलती से नहीं जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर, जो सीसीटीवी के जरिए हाईवे पर निगरानी रखती है। स्थानीय लोगों ने एटीएमएस पर कई महिलाओं के वीडियो बनाकर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक कार के अंदर की तस्वीरों को हाई क्वालिटी कैमरे में जूम करके कैद किया गया। आशुतोष नाम का मैनेजर वीडियो बनाकर मौके पर पहुंच गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दंपत्ति से 32,000 रुपए वसूले। आरोप है कि इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरोपी आशुतोष सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एटीएमएस का काम देखने वाली कंपनी का मैनेजर है, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि आशुतोष इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे समकक्ष स्टाफ के द्वारा एक क्लिप जो है निकाल के वायरल किया गया और जिसकी जानकारी और जिसका सबूत मेरे पास है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। इसमें आप पे आरोप लग रहा है कि आपने पैसे भी वसूले हैं। मैंने एक भी पैसे नहीं लिया, किसी से नहीं लिया, ना इसका कोई भी साक्ष्य प्रूफ कुछ नहीं है
और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आशुतोष सरकार, अभिषेक तिवारी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चौथा आरोपी शशांक शेखर फरार है, जिसकी मॉनिटरिंग रूम से ये वीडियो वायरल हुआ। एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची तो कोई भी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको जानेंगे, आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरी कार्यशैली क्या होती है यहाँ के कैमरों की? इस बारे में कुछ नहीं। जो ये घटना सामने आई है, इस पर क्या कहना है? कुछ जांच हो रही है इस पूरे मामले में? एबीपी न्यूज के हाथ 25 अक्टूबर का ही एक और वीडियो लगा है, जिसमें कार के सामने 3 शख्स खड़े हैं। एक कार का मालिक बताया जा रहा है और 2 अन्य लोग। ये साफ नहीं है कि इन तस्वीरों में आशुतोष या उसका कोई और साथी है या नहीं, लेकिन पुलिस की जांच वायरल कांड की नई तस्वीर पेश कर रही है। वहाँ स्वामी तो मेरी बात हुई कहा साहब ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग आ रहे थे 3 बजे दिन की बात थी, हम लोग खड़े थे तो ये 2 लोग आ रहे तो वही कहे कि तुम भाई क्या खड़े हो यहाँ, क्या तबीयत कहा कि पत्नी चली कैसे हो, ठीक है जाओ। ये उसने कहा ठीक है सर धन्यवाद, बल्कि उसने थैंक यू कहा सर, आपने पूछा तो। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा, आपातकाल जैसी स्थिति की निगरानी के लिए होते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। इसलिए सफर के वक्त हाईवे पर सावधान रहिए। जनहित में अगली तस्वीर बेहद परेशान करने वाली है। जलती कारें, सुलगती बाइक, जेसीबी में तोड़फोड़। यह मंजर राजस्थान के हनुमानगढ़ का है, जहां टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा इलाके में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बन रही है, जो यहां के किसानों को मंजूर नहीं है। इस फैक्ट्री के खिलाफ काफी समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज भी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इसमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी पहुंचे हुए थे। महापंचायत के बाद इसमें शामिल लोगों ने फैक्ट्री की तरफ कूच किया, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे लांघ कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर लोग आक्रोशित हो उठे और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है फैक्ट्री में भी आग लगा दी गई। खबर तो यह भी है कि यहां मौजूद 20,000 से ज्यादा किसानों ने फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारी किसानों पर फायरिंग की भी खबर है। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को भेजा गया है। जिले के डीएम और एसपी खुद भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। इस एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ बीते 15 महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। किसानों के मुताबिक इस फैक्ट्री से यहां प्रदूषण बढ़ने के साथ उनके खेत भी बंजर हो जाएंगे, जबकि शासन प्रशासन के मुताबिक एथेनॉल फैक्ट्री की पूरी निगरानी होगी। इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए कई चुनौतियां खड़ी करती हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। चिंता करने से आपकी परेशानी दूर नहीं होती, लेकिन वो आज की शांति आपसे जरूर छीन लेती है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।